ठीक है, if population growth means let us say we have given population increasing with time and rate of change of p is proportional to the population present at that time. It means dp by dt directly proportional to p, where p is a population at t equal to 0. जो p population है वो कब है? t equal to 0 पे है. सॉरी, ठीक है, याद रखें. और बाकी डील कैसे करते हैं मैंने बता रखा है तुम्हें. ये क्या है, देखो dp by dt है, p किसका टर्म है, p जो फंक्शन है वो dp के साथ आ जाएगा और kt फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फील आएगा, बट ये इसका की एक्सप्रेशन है, dp by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. ये आप याद रखें. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमने कर लिया था, dp by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये याद रखें. और इसका प्रोसीजर याद रखें कैसे इंटीग्रेट हम इसे करते हैं. ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, रेडियो एक्टिव डिके. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स अमाउंट है ना, सब्सटेंस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एट बिगिनिंग. ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, जब वो डिसइंटीग्रेट करना उसने स्टार्ट नहीं किया है. तो dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x के. बट ये क्या है, मास तो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा. इंक्रीज तो कर नहीं रहा, इंक्रीज कर रहा हो तो प्लस आता. ठीक है, तो इंक्रीज तो कर नहीं रहा है, नेगेटिव आएगा. और बाकी कुछ कंडीशन देगा तो कांस्टेंट हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन ही करते हैं. ठीक है, तो ज्यादा फील आएगा. अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है बैक्टीरिया का, यानी पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है. जो पॉपुलेशन का टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड क्या है, ये टॉपिक है. अब पहले थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है और कैसे हाउ कैन बी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट हो गए. बैक्टीरिया, एक मिनट. देखो, बैक्टीरिया इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंटेड. इस लाइन को जरा ध्यान से देख ले. बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो शुरू में होंगे. ठीक है, अच्छा, इफ द ओरिजिनल नंबर n डबल्स इन 3 आवर्स. जो स्टार्टिंग में नंबर कितने थे इसके, n थे, वो हर एक 3 घंटे में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. अगर मान लो अभी n है तो 3 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे. फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4n. तो कितने घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे. तो अपना कंसेप्ट वो याद रखेंगे, लेट कर लेते हैं. लेट x बी द, x कर लो, n कर लो, बट x कर लो क्योंकि थोड़ा सा n में कंफ्यूजन आ सकता है. n हम बाद में डालेंगे. ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट, या फिर t इक्वल टू 0. प्रेजेंट का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पे. सही है, सॉरी एक मिनट. ठीक है, यहाँ पे वो खुद ही दे रखा है उसने. हाँ, ये बोल सकते हो तुम t इक्वल टू 0. ठीक है, बट उसने दे रखा है कि उस टाइम वो n थे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे बढ़ते हैं. तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बैक्टीरिया इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. तो इट मींस dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, यानी dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है,
अच्छा, अब बैक्टीरिया की तो ग्रोथ हो रही है, तो अब इस जैसे कांस्टेंट को हटाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में तो पढ़ा होगा बहुत बार, जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट के आ जाता है, और इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। सही है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक्स वाला टर्म अलग कर लेते हैं। इट मीन्स dx बाय एक्स इक्वल टू एक्स dt, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x है ना। मैं ln x का मतलब समझ लेना, अगर ln लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बेस ई है, इसमें अंडरस्टूड होता है बेस ई, वरना लिख दो यहाँ पे, नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। तो ln x हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना x, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, ठीक है। x तो कांस्टेंट है इसके, अरे ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा k, और यहाँ भी k, ठीक है। तो यहाँ पे के टी प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इतना तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर एल एन इक्वल टू समथिंग लिखा है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, अगर लॉग बेस ए यहाँ बी इक्वल टू यहाँ कुछ एक्स है, तो जैसे इसको लॉग छोड़ के जाएगा यहाँ से, तो बी इक्वल टू ये इसके बेस में आ जाएगा, यानी बी इक्वल टू ए की पावर एक्स, और हमें पता है एल एन का बेस ई होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर के टी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक तो तुम कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे से याद कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेप याद कर लेते हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, बट उसे डिफाइन भी करना पड़ेगा, एक्स क्या है यहाँ पे, टी क्या है, सब कुछ, ठीक है। वो इसको याद कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बट बेसिक से स्टार्ट कर लेना, 2 स्टेप तो है बस, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने ई की पावर के टी और ई की पावर सी, तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया ना, इसको तुम्हारी मर्जी है कुछ भी दे दो, या फिर ई की पावर सी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब देखो उसने एक कंडीशन दे रखी है कि ओरिजिनल नंबर जो है वो n है, यानी t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, n होंगे, ऑब्वियस है। तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या होगा, n होगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह आ जाएगा n, e की पावर c और e की पावर 0, क्योंकि t की जगह 0 डल गया। इट मीन्स e की पावर c की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। अब इस n को वापस इस इक्वेशन में डाल दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n e की पावर कितना, के टी, ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अच्छा, x को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट मत लिखो इसे, ठीक है, एट एनी टाइम लिखो, ठीक है, ना कंफ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है। लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम लिखो, ये बेस्ट है, ठीक है। एट एनी टाइम, है ना। प्रेजेंट में तो कौन है, n है, कैपिटल n है, n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट t इक्वल टू, भाई पहले ना इसे करना है, 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, फिर समझ के जब होगा, ये एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट अभी तक क्वेश्चन तो आता नहीं है इसका, बट करना तो पड़ेगा ना। अच्छा है वैसे क्वेश्चन, ज्यादा इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना। तो ये बना ली मैंने इक्वेशन। अब देखो पता है क्या, ये तो बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया क्वेश्चन, अच्छा ग्रोथ हो रही है तो वो ये याद कर लेता है डायरेक्ट, जिसमें उसे पता होना चाहिए कि एक्स क्या है, किसी भी टाइम पे है, टी टाइम पे, और एन क्या है, प्रेजेंट वाली जो है, और ई की पावर के टी उसे पता ही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ये भी स्टेप लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट उसे बताना पड़ेगा, ठीक है, पहले उसे ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा, कौन सा, डी एक्स बाई डी टी, ये करके, और बताना पड़ेगा इसमें एक्स क्या है, कैपिटल एन क्या है, और वो डायरेक्ट मूव करके इस पे आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कट होगा इसमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब क्या चाहता है, ठीक है, तो ये मेरे को रिलेशन मिल गया है। अब ये चाहता है कि, ये क्या कहना चाहता है कि ओरिजिनल नंबर एन है और हर एक 3 घंटे में डबल होता है ना। तो इसका मीनिंग है आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स जो n है वो 3n हो जाता है, सॉरी 2n हो जाता है, डबल हो जाता है, सही बात है ना। n क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। तो मैंने बोला था जो x है वो तो किसी भी टाइम पे है, यानी 3 घंटे बाद,
3 घंटे बाद x की वैल्यू तो हो जाएगी 2n, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n, तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको 2n, और n तो n ही रहेगा क्योंकि ये तो पहले से रिलेशन में इसको छेड़ना नहीं है, e की पावर k, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सही है, तो n से n क्या हो गया कैंसिल, सॉरी 2 कर दिया, समझ ले आप बस, ठीक है यहीं ले गए, n से n क्या हो गया कट गया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू e की पावर 3k। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मीन्स e की पावर 3k की वैल्यू 2 आ गई, और तुम निकाल भी नहीं सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, k थोड़ा ना पता है, k की वैल्यू निकाल तो सकते हैं, ठीक है, बट क्या है नहीं ln में आएगी, तो वैल्यू ही नहीं ln की, तो फिर जरूरत नहीं, इतना छोड़ दो, ठीक है, तो इतना आई थिंक क्लियर है। देखो मैं एक तुम्हें चीज बता रहा हूँ, अगर तुम याद कर सके तो बेटर है, नहीं है तो मेरे ख्याल से तुम इससे भी जाओगे तो 1 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेगा, ठीक है। dx बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x को डिफाइन कर दो, n को डिफाइन कर दो, t को भी डिफाइन कर सकते हो चाहो तो, और डायरेक्ट यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, ठीक है, और फिर कंडीशन उसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में आगे, अब क्या चाह रहा था, इसने बोला था कि 3 घंटे बाद डबल हो जाता है, यानी 2n हो जाता है, तो कह रहा है कि भाई कितना टाइम बाद 4n हो जाएगा, यानी t निकालना है तुम्हें, यानी हमें क्या निकालना है, लेट आफ्टर t आवर्स x बिकम्स, कितना हो जाएगा, x बिकम्स 4 है ना, 4n चाहिए इसे, बस ठीक है। रिलेशन याद रखो, रिलेशन तो मुझे याद हो गया, x इक्वल टू कैपिटल N e की पावर कितना kt, ये है ना रिलेशन, ठीक है, तो x की जगह 4n डाल दो, तो 4n इक्वल टू n e की पावर kt, t तो हमें निकालना है याद रखो, तो ये आ गया 4 इक्वल टू e की पावर kt। अब t कैसे निकाल ले, t निकालना तो मुश्किल है, क्यों, k भी नहीं पता अननोन है, और t भी अननोन है, t तो अननोन है ही, ये तो निकालना ही है, और k भी अननोन है, या तो ये k देता मुझे तो मैं निकाल लेता इसे, बट इसने k तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हेल्प लेंगे इसकी, e की पावर 3k की, इसलिए ये बनाया था, ठीक है, e की पावर 3k कितना है 2 है ना, ये है ना, e की पावर 3k कितना है 2 है, इसकी हेल्प लेंगे, बट ये वैल्यू तो e की पावर 3k की है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है e की पावर kt, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड, या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्यूब ले लेना, 4 क्यूब e की पावर 3kt। अच्छा अब इसका क्या बेनिफिट है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका, 4 4 ये तो 64 हो गया, लिखना चाहो तो ठीक है, ये e की पावर 3k इंटू टी लिख लिया मैंने इसे, है ना। अब देखो ये वैल्यू तो है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, बस ये बेस कितना है इसका 2 है, और ये 64 है, 64 का मतलब 2 की पावर 6 होता है, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 6 आवर्स, तो 6 घंटे बाद क्या होगा, 6 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा ये तुम अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक चैप्टर है फिजिक्स में एटम एंड न्यूक्लाई करके, ठीक है, तो वहां तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आता है, कितने टाइम न्यूक्लाई कितने हो जाएंगे इतने टाइम के बाद, तो वो सेम प्रोसीजर यही है बिल्कुल जो मैंने बताया, ठीक है, तुम चाहे देख लेना, ठीक है, जिसने चैप्टर किया होगा एटम्स एंड न्यूक्लाई करके, ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आवर्स, तो एक तरह से वो किसकी एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और प्रोसीजर क्या होना चाहिए, देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, प्रोसीजर बता रहा हूँ तुम्हें मैं पहला स्टेप ये होना चाहिए डिफाइन करके ये, और फिर बेटर है तो तुम इससे जाओगे, तुम्हारी ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी, अगर नहीं जा पाते तो डायरेक्ट बेटा ये याद रख लेना, और इसमें पता होना चाहिए x क्या है एट एनी टाइम t, n क्या है एट t इक्वल टू 0 पे, और e की पावर kt, k इज अ कांस्टेंट, अगर ग्रोथ हो रही होगी तो k प्लस आएगा, वरना यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस kt हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, और फिर ये स्टेप फॉलो करते हैं, e की पावर 3k की वैल्यू निकाल के, मतलब कुछ भी k के टर्म्स में आती है उसका यूज हम नीचे करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वैल्यू गिवन नहीं है मैथ से। चलो ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको। एक मिनट,
एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, ठीक है, तो और क्लियरिटी आएगी तुम्हें, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, एक मिनट। तो एक तो इसने रिस्पॉन्स ही करना बंद है। अरे तुम क्वेश्चन यहाँ से देख लो, मैं ठीक है स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा अभी। देखो यहाँ से पढ़ लो ये क्वेश्चन, आप तो दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा लूंगा? फर्स्ट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। यानी डी जितना भी उसका मान लो नंबर है, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। सेम क्वेश्चन, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर, हर एक 4 घंटे में क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं, यानी x से 2x हो जाएगा 4 घंटे में, या उसे तुम कैपिटल N मान लो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर, तो 12 आवर के बाद कितना हो जाएगा? इस बार टाइम दे रखा है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे ये पूछना चाहता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया सबने। अब मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, ठीक है, तो एक बार पढ़ लो और इसे लिख लो, ठीक है। कितना है? 4 घंटे में डबल होता है, ठीक है, 12 घंटे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक देख लिया होगा सबने क्वेश्चन, मैं चेंज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t, ठीक है। अच्छा ठीक है, और कैपिटल N नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट प्रेजेंट, है ना, इसको प्रेजेंट बोल देते हैं। तो गिवन क्या है? dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ग्रोथ हो रही है इसकी, तो अगर ग्रोथ हो रही है तो प्लस आएगा kx का, है ना। अब देखो इसके बाद अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है ना, वैसे तो हम तो कर ही लेंगे, बट इसके बाद अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है, तुम क्या लिख सकते हो? तुम ये लिख सकते हो x इक्वल टू एन ई की पावर के टी, तुम्हारे स्टेप बच जाएंगे सारे, सही है। अब कर लेते हैं, वो कह रहा है भाई 4 घंटे में डबल होता है हमेशा, तो इसका मतलब आफ्टर आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स दैट इज t इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4, डबल हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो x की जगह 2n डाल देते हैं, तो 2n इक्वल टू n e की पावर के टी, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अच्छा 4 घंटे बाद है ना, तो t को भी तो डालो, t को भी डालो भाई, ठीक है। t इक्वल टू कितना है? 4, तो इसका मतलब e की पावर 4k इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन मिल गया। अब फिर से लिखो उसे। अब वो बोलना चाहता है कि 12 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, यानी कैपिटल एक्स निकालना है 12 घंटे बाद, है ना। आफ्टर टी इक्वल टू 12 आवर्स बाद एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स इक्वल टू
कैपिटल एन तो एन ही रहेगा, ई की पावर 12 है ना, यानी 12 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 के। अब देखो के तो मुझे पता नहीं है ना, तो मैं निकाल भी देता, बट हाँ मुझे ई की पावर 4 के पता है। ई की पावर 4 के की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो वी कैन राइट दिस वन एज, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, याद रखो, तभी तुम ये वैल्यू डाल पाओगे। तो इसमें कैसे भी एक्सप्रेस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो तुम्हारा मन करे। इसको 12 बना लो या इसको 4 बना लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। इसको 4 तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं, 4k इंटू 3 लिख के, सही है ना। बस हो गया क्वेश्चन। तो x इक्वल टू कितना? कैपिटल एन, ई की पावर 4k की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 की पावर 3 यानी 8n हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो आई थिंक ये क्लियर है अब सबको। रिप्लाई करो जल्दी से। फिर एक मैं कराता हूँ रेडियो एक्टिव वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट सेम चलेगा उसमें भी, ठीक है। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें मैंने क्या बोला है, हैं? रिप्लाई करने के लिए। चलो आ जाओ फिर, ठीक है। बिस्मथ हैज लाइफ ऑफ 5 डेज, ठीक है। बिस्मथ की लाइफ कितनी है भाई? 5 दिन की है, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 दिन का। अ सैंपल ओरिजिनली हैज मास 800 mg। शुरू में कितना मास था इसका? 800 mg था। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो 30 दिन के बाद कितना मास बच जाएगा इसका, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले चलते हैं इसके कंसेप्ट के पास फिर से एक बार। देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो डिक्रीज करता है, यानी इसमें dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? x होगा, बट माइनस के आएगा, ठीक है। और तुम चाहो तो ये वाला रिजल्ट याद कर लो डायरेक्ट, नीचे वाला देखो ये वाला रिजल्ट, बट मैं तुम्हें अभी करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। फिर बताता हूँ क्या याद तुम्हें करना है। तो चल जाए, ठीक है। चलो देखो फिर। पहले तो कंसेप्ट सीखते हैं। लेट x be the mass of radioactive substance at t टाइम, ठीक है। किसी भी टाइम पे, t टाइम पे, सही है। अच्छा, और x नॉट मान लेते हैं ओरिजिनली, है ना। x नॉट बी द मास ओरिजिनली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या बोल देंगे? t इक्वल टू 0 पे, जब वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट नहीं किया था उसने, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो फिर, तो हमें दिया गया dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, बट यहाँ पे जो k आएगा वो नेगेटिव, k नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। k तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव का साइन ये बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है नेगेटिव का साइन? ये बताना चाहता है कि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो dx बाय माइनस, सॉरी, dx बाय x माइनस के dt इंटीग्रेट कर देंगे। ये x वाला फंक्शन है और ये विदाउट x का है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ln x आएगा माइनस के, और यहाँ पे t आ जाएगा प्लस c। तो वही देखो, वही प्रोसीजर चल रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस के टी प्लस सी। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। x इक्वल टू कितना? e की पावर माइनस के टी इंटू में e की पावर सी, और एट t इक्वल टू 0 पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? x नॉट है, मतलब जो प्रेजेंट में। तो यहाँ पे x नॉट डालो, यहाँ पे e की पावर 0, e की पावर c। इसका मतलब e की पावर c की वैल्यू कितनी आ गई? x नॉट आ गई,
इस x नॉट को उठा के कहाँ पे डाल दो, यहाँ डाल दो, ठीक है। तो x बिकम्स x नॉट e की पावर माइनस के। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन में तुम सीधे यहाँ पे जंप कर सकते हो इस वाले स्टेप के बाद, किस स्टेप के बाद, इसके बाद या फिर इसके बाद भी, इसके बाद डायरेक्ट जंप कर सकते हो नीचे वाले स्टेप पे, है ना, x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, बिस्मथ हैज लाइफ ऑफ 5 डेज, 5 दिन की लाइफ है, 5 दिन में खत्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। 800 का 800 mg, और शुरू में कितना था ये 800 mg था। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, तो 30 दिन के बाद कितना मास निकालना है, यानी कि x निकालना है हमें आफ्टर 30 डेज। बट उसने एक चीज दे रखी है कि बिस्मथ का जो लाइफ पीरियड है वो 5 डेज का है, ठीक है, यानी 5 डेज में भाई पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 800 mg स्टार्टिंग में 800 mg और बाकी फिर वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लाइफ पीरियड है एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ, ठीक है, फुल लाइफ नहीं है। क्या है बेटा, हाफ लाइफ है, समझते हो ना, हाफ लाइफ पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में। हाफ लाइफ का मतलब है कि 800 mg से 400 mg हो जाएगा, ठीक है, कितने दिन में, 5 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा ऐसा काम, ठीक है। तो चलो इसका ये करते हैं हम यूज। तो आफ्टर 5 डेज, ठीक है, आफ्टर 5 डेज के बाद क्या होगा, ओरिजिनल कितना था 800 mg, फिर कितना हो जाएगा 400 mg, क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ है, समझ गए मेरी बात। यहाँ से हम क्या करना, e की पावर k की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और t इक्वल टू कितना है 5 डेज है, चलो भाई सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो x कितना आ जाएगा 400, x नॉट कितना आ जाएगा 800, e की पावर -5k, सही है। तो 1/2 e की पावर -5k, ठीक है। तो आ गई वैल्यू e की पावर -5k की, इसको करेंगे हम यूज, ठीक है। मैं रियल टाइम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें कि अगर तुम भी सॉल्व करोगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही होता है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे एग्जाम में सॉल्व होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, आप क्या निकालना है, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद कितना मास आएगा, यानी आफ्टर t इक्वल टू 30, आफ्टर 30 डेज फाइंड x, x निकालना है x, यानी कितना मास रह जाएगा, ठीक है, यानी t इक्वल टू 30 डेज के बाद। तो देखो रिलेशन मुझे याद हो गया है ना, जैसे पॉपुलेशन वाला याद था ना, तो वैसे ये भी याद हो गया मुझे, e की पावर कितना -k t। बट याद रखना बेटा इसमें जो ना अपना x नॉट है तो फिक्स है पहले से, इसने दे रखा है 800 mg है ना स्टार्टिंग का, तो ये तो तुम यहाँ पे डालोगे इसे। तो पहले लिख लो इसे, x इक्वल टू 800 e की पावर -k, है ना। आप करते हैं, कितने दिन बाद पूछ रहा है, 30 डेज बाद कैपिटल x की वैल्यू, सॉरी स्मॉल x, है ना। तो t इक्वल टू 30 डाल दो यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 e की पावर -30t। अब देखो मैं यूज किसका करूंगा, ध्यान से देख लेना, e की पावर -5 अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस e टू द पावर -30t, सॉरी ये है, ठीक है। e टू द पावर -30k को कैसे एक्सप्रेस करना है, e टू द पावर -5k, बहुत ईजी है, इससे ईजी तो है नहीं कुछ भी। को लिख दिया -5k इंटू 6 लिख दिया, लो हो गया ना। तो बस 800 और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ, e की पावर -5k की वैल्यू कितनी है, हाफ है ना। बस सॉल्व कर लो इधर से, जितना हो सकता है तुमसे, 64 होता है, तो 32 400, 60 4 से काटो ना, ठीक है, 4 8 जा कितना 32 और ये 100, यानी 12.5। इफ कैलकुलेशन इज करेक्ट तो 30 घंटे बाद कितना बचेगा 12.5 ग्राम, ठीक है।
शुरू में कितना था 8 mg था, तो अब सोच लो आफ्टर 30 घंटे तुमने एक रूम में रख दिया ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मेजरिंग स्केल से इसका वेट करके, और 30 दिन बाद गए उसको देखने, यानी 1 महीने बाद, तो तुम्हें कितना मिलेगा? बस 12.5 ग्राम मिलेगा, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है। ठीक है, तो बताओ ये जल्दी से, क्लियर है कि सबको, सारे बच्चों को? रिप्लाई कर दो जल्दी से, रिप्लाई कर दो। यही टेक्निक यूज करनी जो मैं यूज कर रहा हूँ, समझ गए? तभी कर पाओ इसका क्वेश्चन, और बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अब चलो एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ ज्यादा जाते, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, आ गया, आ जाना तो भाई। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तुमने पढ़ा है क्या? रिप्लाई करना जरा, पढ़ा तो होगा तुमने। कौन चैप्टर में होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? थर्मोडायनेमिक्स में होता है ना? थर्मोडायनेमिक्स में होता है क्या? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में तो नहीं होता, और चैप्टर में होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? यार कहाँ गए? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है ना, जैसे मान लो अब तुमने क्या करा ना, क्या बताता है वो तो चीज अलग है, मैं बता दूं। जैसे कि तुमने मान लो एक ग्लास लिया, उसमें कुछ भी बॉइल वाटर ले लिया या चाय ले ली, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, चाय ले लो, ठीक है, टी। तो भाई टी लोगे तो ऑब्वियस है जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, है ना? अंदर का टेम्परेचर मान लो थीटा है, ये जो भी है T1 है, बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना है? T2 है, तो T1 बड़ा होगा T2 से। सही है। अब ये तो नहीं है कि चाय गर्म रहेगी हमेशा, है ना? चाय तो ठंडी भी होगी ना थोड़े टाइम बाद, तो जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा तो वैसे वैसे अंदर का टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज होता रहेगा, नहीं चाय क्या होती रहेगी? ठंडी होती रहेगी। सही है। तो वो बेटा सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, कल को अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया इससे T1 से, तो नहीं होने की ठंडी फिर, समझ गए ना? तो टाइम लगेगा इसे बहुत ही ज्यादा। तो क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, उसकी स्टेटमेंट जरा ध्यान से देख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग heated body at any time is proportional to the difference between the temperature of a body and that of its surrounding। तो ये कहना चाहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये स्टेट करता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग होगी, मतलब कितने रेट से इसकी कूलिंग होगी, जितना बाहर का टेम्परेचर कम होगा वो बहुत जल्दी कूल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे सर्दी में। समझ गया ना मेरी बात? तो ये कहना चाहता है इसमें ना टेम्परेचर को थीटा लेट कर रहा है, क्या लेट कर रहा है? थीटा। तो डी थीटा बाय डी टी, यानी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग बोलोगे तुमसे, क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड जो इसका टेम्परेचर है। मान लो इसका टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का क्या है? थीटा नोट है, तो इसमें चेंज कितना आएगा? ऑब्वियस है थीटा माइनस थीटा नोट आएगा। सही है ना? तो थीटा माइनस आ गया थीटा नोट, तो डी थीटा बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? थीटा माइनस थीटा नोट। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग। ये जितना ज्यादा होगा, मतलब इसका डिफरेंस जितना कम होगा वो जल्दी से कूल होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब बस हो गया क्वेश्चन अब तो। अच्छा एक बात, अभी कूलिंग हो रहा है तो ऑब्वियस ये टेम्परेचर तो कम होता रहेगा धीरे धीरे करके, बढ़ेगा थोड़ी ना ये टेम्परेचर। ये टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव माइनस एक प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सही है। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, जो थीटा नॉट है ये तो फिक्स्ड है। थीटा नॉट क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जिसको तुम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो अगर क्वेश्चन में आता है तो। फिक्स्ड सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो बेटा ये तो फिक्स है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है? थीटा। ये चेंज होगा क्योंकि टी टाइम पे टेम्परेचर है। थीटा क्या है? टेम्परेचर एट टी टाइम। तो अब क्या करो, इसको नीचे ले आओ, उसके थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पे माइनस के, अब कर दो इसे इंटीग्रेट। टी, ये dt भी इधर लेके आओ। ठीक है, ये dt इधर लेके आओ, इंटीग्रेट कर दो। अब ये देखो ये ऐसे लिखा है x-2, है ना? dx/x-2 की तरह लिखा है मान लो इसे, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ln आएगा, क्योंकि सेकंड तो कांस्टेंट है। तो ये ln थीटा माइनस थीटा नॉट
ये हो जाएगा -KT प्लस C। ठीक है, तो अब ये तो इतना ही, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं रह गया। ठीक है, 30 सेकंड्स। कल हम यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे इस वाले रिलेशन से। ठीक है, तो इतना लिख लो बस इसे, बाकी मिलेंगे कल।